हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC4 CBSE स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, जिसको हम हिंदी में श्वसन कहते हैं। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? इससे पहले हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, ठीक। यानी कि हिंदी में हमने किसके बारे में पढ़ा था? पोषण के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बाकी के चैप्टर चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम जो अपने वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के बारे में है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, न्यूट्रिशन क्या है? फूड को इंटेक करना, भोजन को ग्रहण करना, क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है जी। पोषक तत्वों का ग्रहण करना पोषण कहलाता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है? जब हम फूड को इंटेक करते हैं, खाने को खाते हैं, तो क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को हम क्या करते हैं? बाकी के कामों में इस्तेमाल करते हैं। ये लास्ट की वीडियो में हमने देखा था। ये डेफिनेशन थी किसकी? न्यूट्रिशन की, यानी कि पोषण की, ठीक है। अब ये जो हमने खाना खा के जो एनर्जी मिली है, ये एनर्जी मिली कैसे है? ये एनर्जी बनी कैसे है? यही आज की वीडियो में हमें जो है पढ़ना है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इसी प्रोसेस का नाम होता है कि जो हमने खाना खाया है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और उससे क्या होगा? हमको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी का प्रोडक्शन हमारी सेल्स के अंदर होगा, हमारी बॉडी के अंदर होगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन यानी कि इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं हिंदी में, ठीक है जी। लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज, ये वाला काट देना। इट इज अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। किसका? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। किसके? कैसे? टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, उससे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो खाना हमने खाया है उसका ऑक्सीडेशन करके, क्या करके? उसका ऑक्सीडेशन करके, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके और ऑक्सीजन को इनटेक करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन कहेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रक्रम के दौरान, आप इससे पहले लिख लेना पोषण। इससे पहले आप यहाँ पर लिख लेना पोषण, ठीक है। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री, जब हम खाना खा रहे थे तो पोषण ही कर रहे थे उस टाइम पे। तो पोषण प्रक्रम के दौरान जो भी खाद्य सामग्री, जो भी खाना हमने ग्रहण किया है, उसका जो उपयोग है कोशिकाओं में होता है, ठीक है। वो खाना पचता है, पचने के बाद हमारी हर एक कोशिका में जाता है खून के द्वारा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो वही है कि जो भी खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे हम विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त, इससे हमें विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का हम बाकी के कामों में इस्तेमाल करते हैं। वही इस लाइन में जो है लिखा हुआ है, ठीक है जी। आगे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को श्वसन कहते हैं। अब जो ऊर्जा बनेगी, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, वो कैसे होगा? जो फूड हमने खाया है उसका विखंडन होगा। क्या होगा? उसका विखंडन होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, और उससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को हम क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आपसे मुश्किल ही पूछी जाएगी पेपर में, ठीक है। डेफिनेशन का जमाना तो गया अब। तो जो रेस्पिरेशन है दो तरीके का होता है। पहला है रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो आपका श्वसन होता है वो दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुनना इस बात को। पहला है वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन। श्वसन कितने प्रकार का होता है? दो तरीके का। पहला वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन, ठीक है। रेस्पिरेशन टू टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसके अंदर हमें एनर्जी की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन, जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, बिना ऑक्सीजन के भी कुछ ऐसे जीव हैं जो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो वो कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। चलो पहले हम पढ़ लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, यानी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है जी। तो क्या कहा जा रहा है? ऐसा रेस्पिरेशन जो कि कब होता है? दैट टेक्स प्लेस कब होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। उसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वायवीय श्वसन, जो उसको हम बेटा कहते हैं, ठीक है। जिस श्वसन प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग होता है,
उसको हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। मतलब कोई जीव है उसको श्वसन करना है, लेकिन उसको श्वसन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। बिना ऑक्सीजन के वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता। तो वो कौन सा रेस्पिरेशन करेगा, वो वायवीय श्वसन करेगा, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो करेगा। ठीक है, अब इसमें कौन आते हैं, इसके अंदर आते हैं हम लोग ह्यूमंस, और आते हैं एनिमल्स यानी कि जानवर। ठीक है, मनुष्य और जंतु ये किसके अंदर आते हैं, ये एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन के अंदर जो है आते हैं। ठीक है, आगे है इन एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ग्लूकोज है जो खाने से हमें मिला है, तो ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीकरण से ग्लूकोज का पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में विखंडन हो जाता है। यानी कि जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी से। ठीक है, और जो होता है वाटर हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, बन जाता है, पानी जो होता है बॉडी के अंदर बन जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है शरीर के। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है, जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर जो है टूट जाता है, उसका विखंडन हो जाता है। किसके अंदर विखंडन हो जाता है, पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर विखंडन होता है, और दूसरा वाटर के अंदर विखंडन होता है। किसका विखंडन होता है, ग्लूकोज का। किसका विखंडन होता है, ग्लूकोज का। कैसे होता है, ऑक्सीकरण से होता है। कैसे होता है, ऑक्सीकरण से होता है। ठीक है, यहाँ पर दी हुई भी इसकी रिएक्शन। तो जो ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है, उसका ग्लाइकोलिसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का विखंडन होना। क्या कहते हैं हम उसको, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, किसके अंदर हो जाता है, पाइरुवेट के अंदर हो जाता है। किसके अंदर, पाइरुवेट के अंदर। एक ग्लूकोज 2 पाइरुवेट के अंदर टूट जाता है। एक ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस जब करता है तो वो कितने पाइरुवेट के अंदर टूट जाता है, 2 पाइरुवेट के अंदर टूट जाता है। और जो ग्लूकोज होता है वो एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज होता है। ठीक है, और ये जो पाइरुवेट है, ये कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है, ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस होता है, किस में टूट जाता है, 2 पाइरुवेट में टूट जाता है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है और पाइरुवेट 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। जो ग्लूकोज पाइरुवेट के अंदर टूटता है वो सेल के किस हिस्से में टूटता है, वो साइटोप्लाज्म में उसका ग्लाइकोलिसिस होता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि जो ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है, तो उसका ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। किस में टूट जाता है, पाइरुवेट के अंदर टूट जाता है। कितने पाइरुवेट के अंदर, 2 पाइरुवेट के अंदर टूट जाता है। ठीक है, और फिर ये पाइरुवेट किसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाता है, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। और फिर हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी। और हमें क्या चाहिए थी, एनर्जी। क्या चाहिए थी, एनर्जी। ये तो हमने देखा था कि एनर्जी के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो कुल मिला के हमें क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए था। एनर्जी मिल गई, कैसे, ग्लूकोज था, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ, 2 पाइरुवेट में टूट गया, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में 2 पाइरुवेट में टूट गया। और फिर उसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की, या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें, पाइरुवेट किसके अंदर टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर टूट गया। अच्छा, जो पाइरुवेट होता है वो किस सेल में कहाँ पर टूटता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलती है, एनर्जी हमको मिलती है एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मिलती है एनर्जी हमको, एटीपी की फॉर्म में जो है एनर्जी मिलती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म है। एटीपी क्या है, एटीपी की फॉर्म में ही हमको जो एनर्जी मिलती है। कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे मिलती है, जो पाइरुवेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में। और जब ग्लाइकोलिसिस हो जाता है तो वो क्या देता है, वो 2 पाइरुवेट देता है। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। ये क्या होता है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल यानी कि अणु। ये 6 कार्बन वाला अणु होता है। और जो पाइरुवेट है ये क्या होता है, 3 कार्बन वाला अणु होता है। क्या होता है, 3 कार्बन वाला अणु जो है होता है। ठीक है, और फिर जो पाइरुवेट होता है वो भी टूट जाता है, किसके अंदर,
जब ये टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर बनता है और साथ में हमें ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, पायरुवेट कहाँ पर टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। कहाँ पर टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटता है। ग्लूकोज कहाँ पर टूटता है? कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज के टूटने को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है जी। और ग्लूकोज के टूटता है तो तब क्या देता है? जब ग्लूकोज टूटता है तो हमें 2 पायरुवेट मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई किसके बारे में? एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब देख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जिसको हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। क्या होता है? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो उसको हम कहते हैं। ठीक है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? जिस श्वसन प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। यानी कि इसके अंदर हमें क्या होता है? इसके अंदर हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। हमें नहीं पड़ती मतलब जो जीव हैं, जो ऐसे जीव जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है अवायवीय श्वसन करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक, जैसे कि इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल आता है? इसके अंदर आता है बैक्टीरिया, इसके अंदर आता है यीस्ट। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे जीव होते हैं जिनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कैसा रेस्पिरेशन करते हैं? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन जो है करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। किसके अंदर टूट जाता है? इथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? जो ग्लूकोज था, ये किसके अंदर टूट रहा था? 2 पायरुवेट के अंदर। ये किसके अंदर टूट रहा था? 2 पायरुवेट के अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर टूट जाता है? इथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, इस प्रक्रम में क्या होता है? जो ग्लूकोज है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। कैसे होता है? देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो सेम रहेगा शुरू का, जो ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोलिसिस होगा और वो क्या दे देगा? 2 पायरुवेट दे देगा। आपको पता है ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है और पायरुवेट 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस सेल में कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में होता है। इतना तो सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो पायरुवेट है इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, इसको क्या नहीं मिला? ऑक्सीजन इसको नहीं मिला, तो ये क्या होता है? किसके अंदर टूट जाता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो ये किसके अंदर टूट जाता है? ये इथेनॉल के अंदर टूट जाता है। ये क्या देता है? ये इथेनॉल देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और साथ में जीव को क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। और कुल मिला के उन्हें चाहिए क्या था? एनर्जी। मेन टारगेट क्या था उनका? ऊर्जा लेना, एनर्जी लेना। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? अवायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज होता है उसका ग्लाइकोलिसिस होता है और ग्लाइकोलिसिस होने के बाद वो 2 पायरुवेट देता है। ठीक है, अब ये पायरुवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और साथ में एनर्जी जो है मिल जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? जो एनर्जी मिलती है बहुत ही कम मिलती है। क्या होती है? बहुत ही कम मिलती है। इसके अंदर एनर्जी काफी ज्यादा मिल जाती है। इसके अंदर कितनी एनर्जी मिल जाती है? इसके अंदर मिल जाती है 38 एटीपी मॉलिक्यूल जो है मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही कम, अप्रोक्स 2 एटीपी के आसपास जो एनर्जी जो है इनको मिलती है। क्या मिलती है? 2 एटीपी के आसपास इनको एनर्जी मिलती है। एटीपी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये वही है। ठीक है ना, तो देख लो कितनी कम एनर्जी मिल रही है, 2 एटीपी इसके अंदर मिल रहे हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 38 एटीपी के मॉलिक्यूल जो है मिल रहे थे। वो काफी ज्यादा डिफरेंस जो इसके अंदर देखा जाता है एनर्जी का। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन था, इसलिए वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी जो है मिल रही थी। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। जो ग्लूकोज था उसका ग्लाइकोलिसिस हुआ और वो किसके अंदर टूट गया? 2 पायरुवेट के अंदर। अब वो टूटा कहां पर? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस कहां पर होता है और जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन कहां पर होता है, तो पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसी एक चीज पर ध्यान देना है। ठीक, फिर उसके बाद जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडित होता है, टूटता है और क्या देता है? 2 एथेनॉल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और साथ में क्या होता है? उनको ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा कितनी मिल जाती है? 2 एटीपी के अणु जो उनको ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे है डिफरेंस। अभी हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब इसके अंदर डिफरेंस भी आ जाता है, पेपर में कभी-कभी डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, या फिर आपका यूटी वगैरह में भी टीचर पूछ लेते हैं, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, तो ये जो डिफरेंस है आपको यही आपको लिख देना है। ठीक है, इस तरफ लिखा हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन और इधर है एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन, जो इस तरफ जो है लिखा हुआ है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ये कहां पर होता है? ये कब होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये आपको पता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, आगे है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये अनुपस्थिति में होता है, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा जो
एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज जो पाइरुवेट देता है वो साइटोप्लाज्म में देता है, और फिर पाइरुवेट से जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ मिलती है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो होता है वो कहाँ पर होता है, सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, ठीक है। इसके अंदर दो जगह है, पहले साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर सिर्फ एक ही जगह साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन ये श्वसन होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें अवायवीय श्वसन में सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में जो है होता है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, इसके अंदर हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या मिलता है, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो अभी आपको आगे आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल मिलता है, ठीक है। अंतिम उत्पाद क्या क्या मिलता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसके अंदर क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है और साथ में लैक्टिक अम्ल मिलता है, ठीक है। ये टेबल आपको याद कर लेनी है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, मोर एनर्जी इज रिलीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। मोर एनर्जी इज रिलीज यानी कि ज्यादा एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर रिलीज होती है, और इसके अंदर काफी कम एनर्जी, लेस एनर्जी इज रिलीज, इसके अंदर बहुत ही कम एनर्जी होती है, ठीक है। इसके अंदर 38 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं, इसके अंदर सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो जो वायवीय श्वसन होता है उसके अंदर काफी अधिक ऊर्जा मिलती है, और अवायवीय श्वसन के अंदर बहुत ही कम जो है ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ये आपका अंतर था दोनों में, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में डिफरेंस था एरोबिक और एनारोबिक में, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। आगे दे रखा है कि कभी कभी क्या होता है, अभी हमने 2 तरीके के केस पढ़े हैं, एक पहला पढ़ा जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन मिलेगी, और दूसरा है कि जिसके अंदर जीव को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। जिसको ऑक्सीजन मिलेगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, वायवीय श्वसन करेगा, और जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा यानी कि अवायवीय श्वसन करेगा। क्या हो अगर ऑक्सीजन मिले लेकिन पूरी तरह से ना मिले, कम मिले, लैक ऑफ ऑक्सीजन रहे बॉडी के अंदर, उस टाइम पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट इज टेकन, ठीक है। अब देखो हमें एनर्जी मिलती कब है, एनर्जी हमें डायरेक्ट तो ग्लूकोज से नहीं मिलती, एनर्जी हमें कैसे मिलती है, जो ग्लूकोज है पहले वो टूटता है पाइरुवेट के अंदर, और फिर पाइरुवेट के ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होना है, क्या है, पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होना। अब पाइरुवेट 2 तरीके से टूटता है, एक तो इसको ऑक्सीजन मिले और एक इसको ऑक्सीजन ना मिले। ऑक्सीजन मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इथेनॉल बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ में एनर्जी मिलेगी, और इसमें जो एनर्जी मिलेगी बहुत कम मिलेगी, ठीक। लेकिन इसके अंदर है ऑक्सीजन है लेकिन कम है, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, पूरा काफी जितना चाहिए ऑक्सीजन उतना नहीं है, कम है। तो इस केस में क्या होगा, तो जो पाइरुवेट का जो ब्रेकडाउन होगा उसके लिए दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा, ठीक है। अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट इज टेकन, दूसरा रास्ता अपनाया जाता है पाइरुवेट के ब्रेकडाउन के लिए, जिससे कि हमें एनर्जी मिले। कब, जब हमारे शरीर के अंदर क्या हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो, उस टाइम पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, अभाव का मतलब है कभी, अभाव का मतलब कमी, तो जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसको लिख लेना पाइरुवेट, तो पाइरुवेट के विखंडन के लिए, विखंडन का मतलब टूटना, दूसरा रास्ता अपनाया जाता है, ठीक है। जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो तब क्या होता है, पाइरुवेट के विखंडन के लिए हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। उसके अंदर क्या होता है, जो पाइरुवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। ये भी क्या है, ये भी एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तब क्या होता है, जो पाइरुवेट है वो किसके अंदर बदल जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर बदल जाता है, ठीक है। किसके अंदर बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल के अंदर जो है बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पर पाइरुवेट, यहाँ पे पाइरुवेट यहाँ पर भी गलत हो रहा है, तो यहाँ पर लिख लेना अब पाइरुवेट, ठीक। तो यहाँ पाइरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कब, जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तब क्या होगा, जो पाइरुवेट होगा वो किसके अंदर बदल जाएगा, लैक्टिक अम्ल के अंदर बदल जाएगा। ये भी क्या है, ये भी एक 3 कार्बन वाला अणु है, ठीक है। चलिए आगे है, इससे क्या होगा, इससे हमारी मसल सेल्स के अंदर क्या बनेगा, इससे हमारी मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल बनेगा, और उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर सोरनेस आएगी, यानी कि बहुत ज्यादा ऐंठन सी होगी, बहुत ज्यादा शरीर अकड़ा अकड़ा सा रहेगा। किसकी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या बना है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्यों बना है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी कब हो जाती है, जब मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा रनिंग कर ली, उस टाइम पर शरीर काफ़ी ज़्यादा अकड़ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर तुरंत वर्कआउट करने के लिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उस टाइम पर ये होता है, ठीक है। क्या होता है, जो
पायरुवेट होता है वो किसके अंदर बदल जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर, और वही लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाता है, क्रैम्प बनने लगते हैं। क्रैम्प का मतलब वही अकड़न सी आ जाती है, ऐठन सी आ जाती है शरीर के अंदर, ठीक है, सोरनेस बॉडी के अंदर आ जाती है, ठीक। तो अचानक किसी क्रिया के होने से, अचानक किसी क्रिया के होने से मतलब वो ये कि आप भागने लगे, काफ़ी ज़्यादा रनिंग किया आपने, ठीक है, या फिर आपने वर्कआउट वगैरह कर लिया, तो क्या होता है, वर्कआउट करने के बाद पूरे दिन तक शरीर कैसे रहता है, थका थका से रहता है। तो वही चीज़ है कि पूरे शरीर में क्या बना रहता है, क्रैम्प बनने लग जाते हैं, ठीक है जी। तो क्रैम्प का कारण हो सकता है, ठीक है। इसकी ये दे रखिए, जो ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोलिसिस होगा किसके अंदर, 2 पायरुवेट के अंदर टूटेगा, ये तो सब में सेम है, ठीक है, एरोबिक में भी एनारोबिक में भी, और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तब भी जो ग्लूकोज है वो क्या रहेगा, 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, ठीक। फिर उसके बाद अब क्या यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसके अंदर क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और साथ में एनर्जी बनेगी, क्या मिलेगी हमको, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। फिर वही है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा किसके अंदर, पायरुवेट में टूट जाएगा वो, और फिर उसके अंदर यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का अभाव है। अब ऑक्सीजन का अभाव कहाँ पर हो रहा है, हमारी पेशी कोशिकाओं में, तो इसमें क्या होगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा और साथ में क्या मिलेगी हमें, ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। ये इसके अंदर जो है दे रखा है, ठीक। चलिए, इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो पायरुवेट है, पायरुवेट किसके अंदर बदल जाएगा, लैक्टिक एसिड के अंदर बदल जाएगा, ठीक। अब ये लैक्टिक एसिड कहाँ पर बनेगा, हमारी मसल सेल्स में भी होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या बनेंगे, क्रैम्प बनने लग जाएंगे। क्या बनने लग जाएंगे हम, हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प, जिससे कि क्या होगा, हमारे शरीर में अकड़न से आने लग जाएगी, सोरनेस आने लग जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक। ये ध्यान आपको जो इसके अंदर रखना है, ठीक है। फिर देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी की पिक है, दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर ही, ठीक। तो देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, जो ग्लूकोज है, ठीक है, जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट के अंदर टूट जाता है, किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। कहाँ पर टूटता है, सेल में, साइटोप्लाज्म के अंदर टूटता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ठीक, और पायरुवेट एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। तो जो ग्लूकोज है वो कितने पायरुवेट के अंदर टूटता है, 2 पायरुवेट के अंदर टूटता है, ठीक। अब यहाँ पर 3 केस दे रखे हैं, अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस हो, ऑक्सीजन हो ही ना, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंस हो भरपूर मात्रा में। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन की कमी वाला, ऑक्सीजन की एब्सेंस, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, तब क्या होगा, जो पायरुवेट है वो किसके अंदर बदल जाएगा, इथेनॉल के अंदर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ में क्या मिलेगा हमें, एनर्जी मिलेगी, ठीक। यही इसके अंदर लिखा हुआ। और ये किसके अंदर होता है, ये होता है आपका यीस्ट के अंदर, ठीक। फिर उसके बाद है आगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो तब क्या होगा, जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड के अंदर बदलेगा और साथ में एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और जो लैक्टिक एसिड है ये भी क्या है, ये भी 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ये कहाँ पर होगा, हमारी मसल सेल्स के अंदर, जो हमारे शरीर का मांस है उसके अंदर होगा, ठीक। फिर उसके बाद आगे है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो पायरुवेट है जब उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलेगी तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, साथ में वाटर मिलेगा, वाटर बनेगा और साथ में क्या मिलेगी, एनर्जी जो है मिलेगी। और ये कहाँ पर होगा, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, ठीक है। देखिए हिंदी में भी देख लो कि जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का विखंडन होगा किसके अंदर, पायरुवेट में। कहाँ पर होगा, कोशिका द्रव्य में, ठीक। और ये कैसा है, 6 कार्बन वाला अणु है, और पायरुवेट कैसा है, 3 कार्बन वाला अणु है। तो यहाँ पर कितने पायरुवेट बनेंगे, 2 पायरुवेट यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है, जैसे कि पीछे देखा था अभी। फिर वही, ठीक। फिर उसके बाद आगे क्या होगा, जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या देगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या मिल जाएगी, ऊर्जा। क्या मिल जाएगी, ऊर्जा। और किसके अंदर होगा, ये यीस्ट के अंदर होगा, ठीक। फिर अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, अभाव होगा, ऑक्सीजन का अभाव है, तब क्या होगा, तब लैक्टिक अम्ल बनेगा। जो पायरुवेट है वो किसके अंदर टूट जाएगा, लैक्टिक अम्ल के अंदर टूट जाएगा, साथ में ऊर्जा मिलेगी। और जो लैक्टिक अम्ल है वो क्या है, वो एक 3 कार्बन वाला अणु है, ठीक। और ये कहाँ पर होगा, हमारी पेशी कोशिकाओं में होगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर ऑक्सीजन पूरा मिले, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहे, तब जो पायरुवेट है वो किसके अंदर टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, साथ में वाटर बनेगा और ऊर्जा जो है हमें मिल जाएगी। और ये कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ये होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दे रखा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्या दे रखा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अभी तक जो पढ़ा है हमें, अभी हमने सिर्फ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, कैसे जो है रेस्पिरेशन से एनर्जी हमें मिलती है, ठीक। अब देखते हैं कि जो प्लांट्स है वो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, वो किस तरीके से श्वसन करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन प्लांट्स किस तरीके से करते हैं, पेड़ पौधे जो है किस तरीके से रेस्पिरेशन जो है करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा। प्लांट क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, कहाँ से, स्टोमेटा से। अगर आपको नहीं पता स्टोमेटा क्या होता है, तो जो लीफ होती है, लीफ का जो निचला जो हिस्सा होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, वहां पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। उन्हीं छोटे छोटे पोर्स को, उन्हीं छोटे छोटे छेद को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब उन्हीं छेदों से, उन्हीं पोर्स से क्या होता है, गैस का आना जाना होता है। प्लांट्स कौन सी गैस यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या करते हैं, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को, सॉरी मैं वाटर बोल रहा था, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। कब, ये दिन के दौरान होता है। कब होता है ये होता है ड्यूरिंग डे। लेकिन रात में क्या करते हैं, रात में प्लांट्स
ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज करते हैं। कब? रात में। कब? ड्यूरिंग नाइट। ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। ड्यूरिंग डे कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा है कि जो ये एक्सचेंज हो रहा है गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का आना, ऑक्सीजन का जाना, ये क्या है? एक्सचेंज है। तो जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, कहाँ से होता है? वो स्टोमेटा से होता है। ठीक है, एंड लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस कीप द सेल इन कॉन्टेक्ट विद एयर। और एयर के अंदर क्या होते हैं? बड़े बड़े इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं, खाली जगह रहती है। जो सेल की जो प्लांट की जो लीफ होती है उसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस यानी कि उनके सेल के बीच में खाली जगह रहती है, जो कि क्या करते हैं? एयर के कांटेक्ट में रखते हैं सेल को। क्या करते हैं? सेल को यानी कि लीफ को किसके कांटेक्ट में रखते हैं? एयर के कांटेक्ट में रखते हैं। ठीक है जी। पौधों में यहाँ पर लिखना पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, पौधे क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं? रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? रंध्रों द्वारा। स्टोमेटा को क्या कहते हैं हम हिंदी में? स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं रंध्र। तो जो पौधे हैं गैसों का आदान प्रदान किससे करते हैं? रंध्रों द्वारा। ठीक, और अंतर कोशिकीय अवकाश कोशिकाओं को वायु के संपर्क में रखते हैं, और इनकी जो पत्तियां हैं उनके बीच में जो खाली जगह है, कोशिकाओं के बीच की जो खाली जगह है, वो खाली जगह क्या करती हैं? वायु के संपर्क में रखती हैं। किसको? पत्तियों को या कोशिकाओं को। ठीक है, अब यहाँ पर लिख रखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर अब 2 को नीचे करके लिख लेना इस तरीके से। ठीक है, ये गलत हो रहा है पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आना, ऑक्सीजन का जाना कौन से प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। ठीक है, ये आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। ठीक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। क्या? कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा। और जल का आना जाना ऑस्मोसिस से होता है, परासरण से। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है जी, जो विसरण की दिशा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का आना, ऑक्सीजन का जाना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, ऑक्सीजन का आना, ये कब होता है? पर्यावरण की अवस्थाओं और गैसों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। प्लांट को कब कौन सी गैस की नीड है उसके हिसाब से क्या होगा? ये गैस का एक्सचेंज होगा, गैसों का आना जाना जो है होगा। ठीक है, ड्यूरिंग डे, दिन के दौरान क्या होगा? ड्यूरिंग द डे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स, दैट्स व्हाई प्लांट इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे। क्या होता है? दिन के दौरान प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कब? दिन के दौरान। ठीक है, अब जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इन्हें गैस की जरूरत पड़ती है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिन में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस करने के लिए इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो दिन में किस गैस की जरूरत पड़ती है इनको? दिन के दौरान ड्यूरिंग डे इनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करने की जरूरत पड़ती है, ग्रहण करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, एक्सहेल कर देते हैं मतलब छोड़ देते हैं ऑक्सीजन को, और इनहेल कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब अंदर ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। यही लिखा हुआ है ड्यूरिंग द डे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर। दिन के दौरान क्या होता है? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं और फोटोसिंथेसिस करने के लिए इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। इसीलिए क्या करते हैं? दिन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स इनहेल करते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको एक्सहेल करते हैं। ठीक है, लेकिन रात में इसका उल्टा हो जाता है। व्हाइल ड्यूरिंग नाइट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकर्स। दिन के दौरान, रात के दौरान क्या होता है? जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। क्यों? क्योंकि रात में उन्हें सूरज की धूप मिलती है, सूरज की किरण मिलती नहीं है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए सूरज की किरण भी तो चाहिए, लेकिन उनको रात में कौन सा सूरज निकलता है? तो रात में सूरज नहीं निकलता तो प्रकाश की किरण नहीं मिलेगी, प्रकाश की किरण नहीं मिलेगी तो कार्बन जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो रात के दौरान क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नहीं करते हैं। ठीक है जी, इन प्लांट्स सो द कार्बन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, देखो दिन भर इन्होंने फोटोसिंथेसिस करा और फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो दिन भर इन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। और क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते रहेंगे और साथ में किसको छोड़ते रहेंगे? ऑक्सीजन को छोड़ते रहेंगे। तो रात तक जब टाइम आएगा तो क्या होगा? इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो छोड़ते जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो रात में क्या हो गया इनके पास? कार्बन डाइऑक्साइड तो काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसकी जरूरत भी नहीं है रात में इन्हें। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो करना नहीं है रात को, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? अब इनके लिए एक्स्ट्रा हो रही है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है इनके पास। तो क्या करते हैं? रात के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना,
जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिलीज करने लगते हैं, ठीक है। क्या करने लगते हैं? उसको रिलीज करने लगते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है उसको इनहेल करने लगते हैं, ठीक है, इनटेक करने लगते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग नाइट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकर्स, रात के दौरान इनके अंदर कोई फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, तो क्या होता है? सो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज, एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज, और ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है? कम हो जाती है इन प्लांट्स। दैट्स वाई ड्यूरिंग नाइट, रात के दौरान प्लांट्स इनहेल ऑक्सीजन, रात के दौरान क्या करते हैं? प्लांट ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ जबकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, रात में खाना नहीं बनाते पेड़ पौधे अपना, तो जिसकी वजह से क्या होता है? इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर लिखना 2 इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होता है? रात में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और जो ऑक्सीजन होता है O2 होता है उसकी जो मात्रा वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं पौधे? रात में तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, छोड़ते हैं, और जो दिन होता है रात में कार्बन डाइऑक्साइड को तो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से जो है रेस्पिरेशन, श्वसन जो है पेड़ पौधे करते हैं। किस तरीके से करते हैं? दिन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। लेकिन रात में क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए मना करा जाता है कि पेड़ के नीचे रात को सोना नहीं चाहिए, ठीक है, इसीलिए मना करा जाता है, ठीक। अब आगे है ह्यूमन रेस्पिरेटरी